हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के मैकेनिक्स का टॉपिक है। ये चैप्टर हमारा जो है स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबल। स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी क्या है, स्टेबल कोई भी बॉडी स्टेबल कब होती है, कब कोई बॉडी अनस्टेबल होती है, उसके कंडीशंस यहाँ पे प्रूव किए जाएंगे और इसकी कंडीशन के द्वारा हम उस बॉडी को स्टेबल और अनस्टेबल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि स्टेबल कैसे है, अनस्टेबल क्या है। जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, ये बॉडी है। अब इस बॉडी का अगर यहाँ पे ओ इसका सेंटर मान लिया गया और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ओ सेंटर है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और इस बॉडी में क्या है कि सेंटर यहाँ पे है, सेंटर आपका यहाँ पे हो जाए, या हमने उल्टा बना लिया। अब जैसे कि इसमें यहाँ पे हम ओ को हम यहाँ रख दें, ओ को यहाँ रखते हैं, यहाँ पे ओ मान लेते हैं और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी मान लिया, यहाँ पे ओ मान लिया। या इसमें क्या है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी यहाँ पे हो गया, ओ यहाँ पे हो गया। तो अब इसमें देखिए बॉडी ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसके लिए क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, अगर सेंटर से ऊपर है, सेंटर से ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब वो बॉडी आपकी अनस्टेबल होती है। और जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से नीचे होता है वो बॉडी स्टेबल होती है। आपको एग्जांपल देते हैं, आपको पता होगा कि क्या रीजन है कि ट्रक जो है, रुई से लदे ट्रक या भूसी से लदे ट्रक जो है रोड पे चलते हैं, अचानक वो पलट जाते हैं। जबकि उसी ट्रक पर मोरक से लदा हुआ था या गिट्टी लदी होती है, तो वो जो है ट्रक कभी हाली पलटती नहीं है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि जब उस ट्रक पर जो है उसके हाइट से अधिक ऊंचाई तक उसकी भूसी या रुई जो है उसको लाद दिया जाता है, जिससे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी ग्रेविटी उसके सेंटर से ऊपर हो जाती है। और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उन दोनों टायर के, इसको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका ये कोई ट्रक है, ये इसमें सब पड़े हुए हैं। अब इसमें देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऊपर है, जो कि तेज रोड मतलब गाड़ी तेज होने के कारण, तेज स्पीड से चलने के कारण ये जो है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अधिक ऊंचाई पर होने के कारण ये डिसबैलेंस होती रहती है, आगे पीछे हो लेते थे। जैसे ही ये गाड़ी किसी टर्निंग पॉइंट पे और स्पीड से जाती है, तुरंत सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये इन दोनों टायरों के बीच में ना करके कहीं जरा इधर उधर हो जाती है। जैसे या तो पीछे या तो आगे होती है, अगर उधर गए तो तुरंत गाड़ी उधर पलट जाएगी, इधर आती है तो इधर पलट जाती है। तो बट यही चीज अगर हम जो है मोरंग या गिट्टी से लदे हुए ट्रक की बात करते हैं, तो ये जो है ये काफी भारी भी होता है और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टली इन दोनों के बीच में होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है डायरेक्टली इन दोनों टायरों के बीच में होता है, जिसकी वजह से ये कभी डिसबैलेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा ऑलरेडी स्टेबल बना होता है, ये अनस्टेबल पोजीशन पे रहता है। जैसे ही अनस्टेबल पोजीशन ज्यादा बढ़ा, तुरंत वो पलट जाती है गाड़ी। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये चैप्टर है स्टेबिलिटी या अनस्टेबल एंड अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, मतलब कि कोई भी बॉडी कब स्टेबल होगी कब अनस्टेबल होगी, इसके लिए इसकी कंडीशंस है। कंडीशंस को हम पढ़ेंगे, इसके एक थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को प्रूव कराएंगे। थ्योरम्स को पहले लिखते हैं, थ्योरम को नोट करिएगा, उसके बाद उस थ्योरम के द्वारा जो फार्मूला आएगा उस फार्मूले को प्रूव कराएंगे। उस फार्मूले से कोई भी जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी उस प्रॉब्लम्स की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आज थ्योरम कौन सा लेने वाले हैं, उस थ्योरम में कुछ इस तरह से कंडीशन है कि दो स्फेयर है, एक
दो स्फीयर है, मान लिए तो हमने आपको डिस्क दिख रहा है, स्फीयर है, सपोज ये पूरा एक स्फीयर है, ये जो नीचे वाला स्फीयर है वो रेस्ट में है, ऊपर वाला स्फीयर इसके ऊपर जो ऐसे रख दिया गया है ये अनस्टेबल है, मतलब ये इस पे जो है, इस पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर रखा जाए तो वो स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन में होगा कि ये तो या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। तो कहने का मतलब हमारा जो थ्योरम्स है कि कोई भी दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर इस सरफेस से कांटेक्ट किया जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कंडीशन फाइंड करना है। सपोज ये जो नीचे वाला बॉडी है रेस्ट में होगा और ये स्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल बताएगा। इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं। उसके बाद इसकी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो होगी उसको हम स्मॉल एच पे मानेंगे, जैसा कि हम फिगर बना करके अच्छे से दिखा रहे हैं। थ्योरम पहले लिखते हैं, थ्योरम आप नोट कर लीजिएगा, ये बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए और बीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम इसके थ्योरम्स नोट कराएंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए थ्योरम्स हमारा है, थ्योरम लिखा हुआ है, ए बॉडी रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी है इक्विलिब्रियम रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम अपॉन अनदर फिक्स्ड बॉडी, द पोर्शन ऑफ द टू बॉडीज in contact being sphere of radii small r and capital R। स्मॉल r कैपिटल R दो बॉडी है रेस्ट में है और स्मॉल r और कैपिटल R कौन कौन से है देखिए रिस्पेक्टिवली, एंड द स्ट्रेट लाइन joining the center of the sphere, joining the center of the sphere being vertically या vertical is the displaced to a fixed whether the equilibrium is stable or unstable, the bodies being rough enough to the prevent sliding। मतलब कहने का ये है कि कोई दो बॉडी है जो कि रेस्ट पे है और एक दूसरे के ऊपर रखी गई है ऐसे, ये बॉडी है, इसका जो रेडियस स्मॉल आर है, इसका इस वाले का रेडियस कैपिटल आर है और इस वाले का रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो है ये रेस्ट में है, इसके ऊपर जो दूसरी बॉडी है वो स्टेबल और अनस्टेबल की कंडीशंस बता रही है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इसका जो सेंटर है, सेंटर से रेडियस स्मॉल आर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके नीचे है जिसे हम सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानेंगे, इसकी जो हाइट होगी स्मॉल एच होगी। हम फिगर बड़ा सा बना के आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम्स है इस थ्योरम्स को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये आया हुआ है, बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम में जो है कई बार आया हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो हमें थ्योरम्स के द्वारा जो फार्मूले प्रूव करेंगे उस फार्मूले से जो प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं रेस करके, उसके बाद फिर इसको प्रूव कर। देखिए ये हमने फिगर बना लिया है, एक सरफेस आपका जो नीचे की ओर है ये रेस्ट पे है और ऊपर वाला जो है ये आपका स्लाइडिंग कर रहा है। अब देखिए हमने लिखा है let the upper body be slightly displaced by pairs rolling over the lower body, let O2 G2 C2, lower body जो है O2 G2 C2 be the new position of the O1 G1 C1 respectively, let C1 dash be the new point of the contact since the upper body roll on the lower body with the out of the sliding। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, अभी एक बॉडी को हम नीचे रख, स्फेरिकल बॉडी एक नीचे है, इसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी ऐसे लगी हुई है। अब ये कुछ इस तरह से है कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल कंडीशन में ऐसे रोल कर जा रही है, ऐसे है ना, ऐसे रोल कर जा रही है। जो रोल कर जा रही है तो इसका मतलब ये है, जो इसका जो इस सर्कल का, जो इस स्फीयर का जो सेंटर था वो है, और ऊपर वाले जो बॉडी है, ऊपर वाला जो स्फीयर है इसका सेंटर O1 है, ठीक है। ये रोल करके इसका पोजीशन चेंज हो गया, इसको हमने O2 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां तक OC1, ये C1 कांटेक्ट पॉइंट है, ये C1 OC1 के बीच की डिस्टेंस जो रेडियस है वो कैपिटल R है
और इसके बाद O1 C1 का जो बीच का रेडियस है वो स्मॉल r है। अब ये ऊपर वाले बॉडी, अपर वाला जो बॉडी है, इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट, मतलब G1 C1 के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल h सपोज की गई है। इसके बाद जब इसको रोल किया गया है तो ये आपका जाके यहाँ मिला, रोल करके ऐसे आ गया है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ G1 थी। अब रोल करने के बाद ये पोजीशन जब ये हुआ तो ये जो लाइन है आपका यहाँ आ गया और ये नया कांटेक्ट पॉइंट हो गया ऐसे। इसको जो G1 यहाँ पे था इसको हमने G2 सपोज कर लिया और ये सेंटर O1 था तो ये O2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये इसको O2 से O को हमने स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करा दिया। जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट यहाँ C1 था, ये C1 डैश हो गया और ये इसकी G2 से इस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है G2M को, इसको स्मॉल हमने Z है, इसको स्मॉल Z मान सपोज कर लिया। ठीक है, G2M के बीच की डिस्टेंस स्मॉल Z हो गया और इसके ये बीच का एंगल ये जो है थीटा है, तो अल्टरनेट के अकॉर्डिंग ये भी आपका एंगल आपका थीटा हो गया, जो कि हमने यहाँ थीटा दिखा दिया। और इसके बाद इस कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे इससे और इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच का जो एंगल बन रहा है ये हमने फाई मान लिया। ठीक है, इसको हम C2 सपोज कर लेते हैं, C2 है। अब इसके बाद देखिएगा, अब ये आपका R हो गया, कैपिटल R, ये स्मॉल r हो गया। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे C1 डैश, फिगर में देखिएगा C1 डैश आर्क, C1 डैश आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ जो है C2, ये C2 से C1 डैश, मतलब यही चीज तो रोल किया है। इधर वाला जो लाइन है, कर्व है लाइन, ये कर्व लाइन इधर जो है कर्व लेंथ यहाँ पे जो है, जिसे हम आर्क C1 डैश कहते हैं, वही उतना ही डिस्टेंस ये भी चला है C1 डैश। ठीक है भैया, तो दोनों आर्क इक्वल होंगे। तो अगर आर्क इक्वल होंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पढ़ा है ना भैया? कोण बराबर 4/3 एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क इक्वल टू हो गया एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल ये आपका आर्क C1 डैश के बीच का एंगल जो है हमारा थीटा है और रेडियस है कैपिटल R रेडियस है, एंगल थीटा हो गया। ठीक है भैया, इसके बाद आर्क C2 डैश जो है आर्क है, इसके द्वारा जो सेंटर पे यहाँ एंगल बन रहा है ये आपका हो गया फाई। तो फाई रेडियस आपका स्मॉल r है, यहीं से हम फाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा थीटा कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट अभी आगे चल करके काम देगा। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इसके बाद हम आगे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए ना भैया। अब इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए हमें निकालना है G2M। तो लिखेंगे G2M इक्वल टू होगा O2N माइनस, ये इसको कुछ और मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं N1 मान लेते हैं। तो ये हो गया O2N माइनस O2N1। ध्यान से देखिए भैया, देखिएगा, ये देखिए ये G2M है, ये G2M ये एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए O2N में से ON की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा जो N1N की वैल्यू है वही G2M की वैल्यू है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है भैया, तो इसके बाद ये G2M की जो वैल्यू है, G2M की वैल्यू को हमने Z सपोज किया है, यहां Z लिख देंगे। O2N ये आपका परपेंडिकुलर है,
और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका रेडियस कैपिटल आर है, ये अंदर स्मॉल आर है। तो अब ये बताइए ये एंगल आपको थीटा है, तो थीटा है तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये जो है ये आपका ये हाइपोटेन्यूस और थीटा में जो रिलेशन है इसके हमें ये हाइट की जो वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम ऐसे समझ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अगर जाते हैं यहाँ थीटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू कुछ भी है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, थीटा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लेते हैं, कास लेते हैं ना, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही आपने पढ़ा है। तो वही चीज है यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ONO2, इन ट्रायंगल ONO2 में कास थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये थीटा यहाँ पे, कास थीटा इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा O2, कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा O2n अपान O2, यही होगा भैया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी O2 की वैल्यू कास थीटा इज इक्वल टू, नीचे वाले को भैया रेस कर लेते हैं, ये आप लास्ट में काम देगा ना। तो ये हो गया, ये O2 इधर आ गया, O2 इज इक्वल टू O2n, तो ये हो जाएगा O2 को हम क्या कहते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि भैया ये टोटल O2 में इतना कैपिटल R है और ये इतना स्मॉल r है, तो ये हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, cos थीटा इज इक्वल टू ये हो गया O2n। तो फाइनली आपका O2n की वैल्यू हम लाके यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r cos थीटा, राइट। अब इसके बाद O2n1 इतने की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देख लेंगे इन ट्रायंगल, इसके लिए बात करेंगे इन ट्रायंगल G2O2n1, इन ट्रायंगल G2O2n1 के लिए ये हो जाएगा cos थीटा प्लस फाइव, cos थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ये भी हो जाएगा आपका O2n1 अपान ये हो जाएगा G2O2। भैया G2O2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, C2 और O2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, रेडियस है, और C2 और G2 के बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल h है, जो यहाँ बताया गया था, ये वही यहाँ आ गया है। तो कहने का मतलब ये स्मॉल h है, टोटल स्मॉल r है, तो स्मॉल r में से स्मॉल h लेस करेंगे तभी तो ये वैल्यू आ जाएगी G2O2 की वैल्यू, तो यही यहाँ लिखेंगे, और ये हो जाएगा G2O2 cos थीटा प्लस फाइव, और ये हो गया O2n1 अपान ये हो जाएगा r माइनस h, ठीक भैया, r माइनस h। तो इस r माइनस h को हम इधर ले आते हैं, तो O2n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r माइनस h, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस फाइव, ठीक है भैया, ये हमारा आ गया cos थीटा प्लस फाइव, ठीक। अब इसके बाद z इक्वल टू हो गया r स्मॉल r और cos थीटा माइनस स्मॉल r माइनस h और cos थीटा प्लस फाइव। अभी आपको बताया गया था इक्वेशन फर्स्ट से कि कैपिटल R थीटा इक्वल टू स्मॉल r और फाइव, तो फाइव इक्वल टू क्या बताया गया था इक्वेशन फर्स्ट से, r थीटा अपान कैपिटल R थीटा अपान जो है स्मॉल r। तो ये वैल्यू ला करके फाइव की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो z इक्वल टू हो जाएगा r प्लस r और cos थीटा माइनस, और ये हो जाएगा r माइनस h, और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस ये हो जाएगा कैपिटल R बाई स्मॉल r थीटा, ठीक है भैया, यहां लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट से ये हो गया z इक्वल टू r प्लस r
cos थीटा माइनस आर माइनस एच, और ये हो जाएगा cos ये हो गया 1 प्लस आर बाई स्मॉल आर, और ये हो गया थीटा बाहर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इक्वेशन सेकेंड जो हमने माना है, इसको इक्वेशन सेकेंड को थीटा के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा d2z अपान डी थीटा इक्वल टू, तो r प्लस स्मॉल r, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा भैया, यहाँ माइनस लगेगा, तो साइन थीटा ये हो जाएगा, और ये भी माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस r माइनस स्मॉल h, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसके बाद इनटू में 1, इनटू में आपका हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल R अपान स्मॉल r, और ये थीटा की वैल्यू भी है, यहाँ एंगल में लिखेंगे 1 प्लस कैपिटल R अपान स्मॉल r थीटा, और इनटू ये लिखा जाएगा, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं, dz अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r साइन थीटा प्लस r माइनस एच, और 1 प्लस कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और साइन 1 प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r थीटा। ठीक है भैया, ये हो गया। इसके बाद अगेन डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, अभी काम देगा। हाँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा d2z अपान डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, r माइनस r, साइन का डिफरेंशिएशन फिर cos थीटा हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा r माइनस h, और ये दोबारा फिर इसका एंगल बन के आएगा, तो हम एक साथ लिखते हैं 1 प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r, ये स्क्वायर में हो जाएगा और ये cos बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस r बाई कैपिटल R बाई स्मॉल r, और ये थीटा हो गया। ठीक है भैया, और मैक्सिमम और मिनिमम केस के लिए या स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन के लिए क्या करेंगे, स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन के लिए dz बाई डी थीटा को हम जीरो कर लेंगे। dz बाई डी थीटा को जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो थीटा की वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हम मैक्सिमम और मिनिमम के केस फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन से तो ये हो जाएगा dz अपान डी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है भैया, dz अपान डी थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 आएगा। निकाल के देख लीजिएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू 0 आएगी। ठीक भैया, अब इसके बाद अब ये थीटा की वैल्यू ला करके सेकंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम या स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कंडीशन के लिए। अब देखिए हमने ये काम देखिए शॉर्ट पे गया है, dz बाई डी थीटा इक्वल टू डायरेक्टली 0 लिख करके, और मैं थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 0 लिखा, क्योंकि आप इतना आप जानते होंगे इंटरमीडिएट पढ़ के आए हैं कि यहाँ से कैसे हम इसको 0 के इक्वल करके थीटा की वैल्यू कैसे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने थीटा की वैल्यू कंडीशन पे 0 कर दिया। अब इसके बाद ये वैल्यू ला करके हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा d2z अपान डी थीटा एट थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भैया माइनस r माइनस स्मॉल r, और ये हो जाएगा cos
थीटा cos 0 प्लस r माइनस एच, और ये हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल R अपान स्मॉल r स्क्वायर और cos, ये भी आपका हो जाएगा 0। तो डायरेक्टली हम यहाँ 0 रखते हैं तो पूरा 0 ही हो जाएगा। लिखने का मकसद ही क्या है ना। तो अब इसके बाद इसको हम 0 मिला देते, रेस कर लेते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए भैया, ये हो गया d2z अपान डी थीटा एट थीटा स्क्वायर चल रहा था एट थीटा टेंडिंग टू 0। तो ये हो गया फाइनली हमारा ये तो 0 हो गया माइनस r माइनस एच, ये हो गया, और प्लस r माइनस एच, और ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको एलसीएम ले लेना, तो ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको पहले लिखनी है, इसको बाद में लिख देते हैं। तो d2z बाई डी थीटा इसका ये ग्रेटर इक्वल टू 0। मैक्सिमम और मिनिमा कैसे कह सकते हैं स्टेबल ये केस में जो है इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा अभी इसको ऐसे लिखते रहते हैं ना, बाद में करेंगे। अब इसके बाद इसको पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा r माइनस एच और r प्लस कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर और माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब इसके बाद इस पूरे में हम कॉमन करते हैं, जबरदस्ती कॉमन कर लेंगे, r प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो ये बचेगा आपको, यहाँ बचा है r माइनस एच पूरा कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा है r माइनस एच, यहाँ आपको निकलेगा, ये हो जाएगा r, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, r स्क्वायर r माइनस एच सॉरी r माइनस r अपान r बाई कैपिटल R का स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे देखिएगा एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी, ये जो हमने r माइनस स्मॉल r लिख रहे थे प्लस आपका स्टार्टिंग से ही आ रहा है, हमने रेस ध्यान नहीं दिया, ऊपर से सही कर लीजिएगा आप लोग। तो इसके बाद यहाँ पे भी आपका प्लस हो जाएगा ना। अब इसके प्लस होने से मतलब क्या, हमने r प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r को हमने जबरदस्ती कॉमन किया, तो यहाँ तो पूरा निकल गया, r माइनस एच निकला, और लेकिन यहाँ पे ये भी प्लस था, तो ये इसमें जो है ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, तो एक तो कट जाएगा और ये r स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिएगा, तो d2z अपान डी थीटा का स्क्वायर थीटा टेंडिंग टू 0 कंडीशन से है, ये ऐसे लिखते रहेंगे, अभी लास्ट से करते हैं। ये हो गया r प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा भैया, ये कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया, और इसमें से r प्लस कैपिटल R जो है ये एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा r माइनस एच और r प्लस कैपिटल R, ये ऐसे हो गया, और इसके बाद माइनस ये r स्क्वायर ऊपर हो गया, तो यहाँ r स्क्वायर यहाँ आ गया, अपान में जो हो गया r प्लस कैपिटल R। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा r प्लस कैपिटल R बाई स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं,
आर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर, आर को इसमें करेंगे तो ये आर एच स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, इसको इसमें करते हैं तो माइनस एच आर, और इसको इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एच कैपिटल आर और माइनस आर स्क्वायर। तो ये भैया ये आर प्लस कैपिटल आर ये हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे रेस कर लेते हैं तो ये हो गया आर प्लस कैपिटल आर बाई आर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा ये जो है आर प्लस कैपिटल आर माइनस इन दोनों में एच कॉमन है तो ये हो जाएगा आर प्लस इस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर प्लस आर, ये हो गया। अब फॉर स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन के लिए इसको पहले हम जीरो की इक्वल कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे। तो फॉर स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन, फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन, स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन के लिए ये हो जाएगा d2y d2z अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू जीरो की इक्वल कर देंगे तो ये हमारा इसके जीरो की इक्वल हो जाएगा। तो r प्लस कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच आर प्लस कैपिटल आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है भैया, इसके बाद क्या करते हैं, ये इधर आके जीरो जीरो हो गया, नीचे वाला पोर्शन भी आपके जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या आर एच माइनस एच कैपिटल आर स्मॉल आर और ये हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो गया आर इक्वल टू एच आर प्लस कैपिटल आर, इस एच को इधर ले आते हैं तो वन बाई एच हो गया, वन बाई एच और ये आके डिवाइड हो गया आर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर तो ये हो जाएगा वन अपान एच। इसको भैया इसके अपान करेंगे तो हो जाएगा वन अपान कैपिटल आर, इसके अपान करेंगे प्लस वन अपान स्मॉल आर, इसी को वन अपान एच इक्वल टू वन अपान आर प्लस वन अपान कैपिटल आर, ये हो गया। अब इसी में स्टेबल और अनस्टेबल का कंडीशंस क्या होगा हमारा, ये ऊपर रेस कर लेते हैं तो ये हो गया। स्टेबल कंडीशन में क्या होता है कि d2z अपान d थीटा स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो जीरो से ग्रेटर होगी। तो स्टेबल के कंडीशन में आपको हो जाएगा, स्टेबल के कंडीशन में हो जाएगा फॉर स्टेबल कंडीशन ये हो गया वन बाई एच ग्रेटर वन बाई स्मॉल आर प्लस वन बाई कैपिटल आर, ये हो गया। और अनस्टेबल कंडीशन में वन अपान एच लेस वन अपान आर प्लस कैपिटल आर, ये भी अनस्टेबल कंडीशन में है। और इसके बाद जो है वन अपान एच इक्वल टू वन अपान आर प्लस वन अपान कैपिटल आर। ठीक है भैया, ये भी अनस्टेबल कंडीशन है। स्टेबल ये भी है, अनस्टेबल और ये है स्टेबल। ठीक भैया, आपको केवल ये 3 फार्मूले से मतलब है, ये फार्मूले से आपके प्रॉब्लम्स ढेर सारे सॉल्व होंगे। हमने प्रूव कर दिया स्टेटमेंट थ्योरम के साथ साथ हमने प्रूविंग पूरा कंप्लीट कर दिया है। इससे एक प्रॉब्लम्स और होगा, एक थ्योरम्स और है जो कि एक सरफेस के अंदर दूसरा सरफेस रखा है, उसके अंदर जो हमें स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कंडीशन निकालना है तो नेक्स्ट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
जैसा भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मैकेनिक्स का जो सिलेबस चल रहा है वो कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जो है आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड है। बाकी हमारे ऑफलाइन की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, इसलिए जो है हमारे कंटिन्यू सिलेबस बहुत तेज चल रहे हैं। तो आप लोग को अगर ज्वाइन करना है ऑफलाइन या ऑफलाइन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या हमारे लास्ट पोजीशन पे इंस्टा फोटो व्हाट्सएप के नंबर भी उसमें दिए गए हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।